नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप लोग का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। अभी एक जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी जी का, यूपी के भैया को पंजाब में एंट्री नहीं करने देंगे। दिस इज नॉट व्हाट ऑल ही सेड। उन्होंने इस पे और भी डेरोगेटरी एक कमेंट पास करते हुए जो कि मैं कहना नहीं चाहूंगी, रेसिस्ट कमेंट की, काले काले लोग यहाँ आ जाते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। इट हैज बीन अ वेरी बैड स्टेटमेंट ऑन हिज साइड। बट उससे भी बुरा क्या था कि एक नेशनल पार्टी कांग्रेस, उनकी जो सबसे बड़ी लीडर है आज की डेट में, प्रियंका गांधी, वो उसमें मजे ले रही हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर। ओमकार चौधरी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं ओसीएन नेटवर्क के, और ही हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म और मुद्दों से बहुत जिसको कहते हैं गहराइयों से वाकिफ होते हैं। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर, ये जो मुद्दा आया है अभी, ये क्यों आया और कैसे आया? नहीं, इसका जवाब तो कांग्रेस के पास भी नहीं है, कांग्रेस के नेताओं के पास भी नहीं है, इन दोनों के पास भी नहीं है। ना सीएम चन्नी के पास होगा और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा के पास होगा। संकट देखिए सबसे बड़ा यही है कांग्रेस का कि वो जब चुनाव में जाते भी हैं, पहली बात तो ये है कि किसी तैयारी के साथ नहीं जाते। उनको ये भी पता नहीं है कि भाई मुद्दे क्या हैं, आपकी नीतियाँ क्या हैं, आपका विज़न क्या है, आपकी लीडरशिप जो है वो किसी सभा में भाषण देने के लिए क्यों जा रही है। अगर आप अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों की लीडरशिप की बात करें, तो वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। उनको पता होता है कि आज हम अगर जालंधर जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा जालंधर के बारे में बात करना है, जालंधर की विशेषताओं के बारे में बात करना है, उसकी हिस्ट्री या उसके जो इतिहास पुरुष हुए हैं, उनके बारे में बात करना है। फिर वहाँ के लिए अगर कोई योजनाएँ बनाई हैं, उस पर बात करना है, वहाँ की कल्चर के बारे में बात करना है। इसके अलावा आगे के लिए आपके पास क्या योजनाएँ हैं, उन पर बात करना है। पंजाब की ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन पर डिस्कशन करना है या अपने उद्गार व्यक्त करने हैं। लेकिन जो कांग्रेस की लीडरशिप है, मौजूदा लीडरशिप है, इनके पास कोई विज़न दिखाई नहीं देता है। ये भी समझ में नहीं आता है कि ये जिन मुद्दों पर बोल रहे हैं, उन पर क्यों बोल रहे हैं? क्या वो वास्तव में वास्तविक मुद्दे हैं, ज़मीनी मुद्दे हैं? और यहीं आकर के इनका जो कनेक्ट है पब्लिक के साथ में, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अगर आप अपने भाषण में पब्लिक की पल्स को टच नहीं कर पाते हैं, तो लोग आपको भाव क्यों देंगे? आपको क्यों सुनेंगे? आपको क्यों सीरियसली लेंगे? आपको क्यों वोट देंगे? आपकी पार्टी की सरकार दोबारा से क्यों चुनेंगे? और यही उस दिन हुआ भी था। देखिए, ये रूपनगर की बात है। वहाँ पर एक शो था, रोड शो था, उसके बाद सभा का मंच था। वहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुँचे, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने हाथ में माइक लगा लेकर के कुछ टिप्पणियाँ की और उसके बाद अचानक से सीएम जो है वो जोश में आ गए और फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया जोश में आकर के कि ये जो यूपी दे भैये हैं, ये जो बिहार दे भैये हैं, ये जो दिल्ली दिल्ली के भैये हैं, ये यहाँ आकर के राज करना चाहते हैं, इनको रोकना है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि पंजाब पर पंजाबी ही राज करेंगे और इस लीडरशिप को पहचान लीजिए। तो ये तो सब जानते हैं कि किसी भी स्टेट पर वहीं के स्टेट के लोग ही राज करते हैं। पर प्रियंका गांधी वाड्रा को इनकी जो दूसरी लीडरशिप है, ज़रा उनको ये बताना भी चाहिए ना कि शीला दीक्षित को किस बेस पर इन्होंने 15 साल तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बना कर के रखा था। क्योंकि शीला दीक्षित तो बेसिकली उन्नाव की बहू थी, तो वो उत्तर प्रदेश से थी तो फिर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बना के क्यों रखा? तो इनके बयानों में ही मतलब आगे पीछे की सोचते नहीं हैं। उस समय जो जी में आता है कह देते हैं
उसका कितना नफ़ा या कितना नुकसान हो सकता है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूरे उत्तर प्रदेश की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है। पिछले डेढ़ 2 साल से राहुल गांधी तो उत्तर प्रदेश जा नहीं रहे हैं। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ही जा रही हैं, वही सँभाल रही हैं। उन्होंने वहाँ का दृष्टि पत्र तैयार किया, घोषणा पत्र तैयार किया। 40% महिलाओं को टिकट, जो पढ़ी-लिखी बच्ची हैं, मेधावी बच्चियाँ हैं, उनके लिए स्कूटी, स्मार्टफ़ोन, पता नहीं क्या-क्या घोषणाएँ कर रखी हैं इन्होंने। क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में इनका कुछ है नहीं। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तो केवल 7 सीटें आई थी और 6 पॉइंट समथिंग वोट शेयर इनको मिला था। तो जितना चाहे आप घोषणाएँ कर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में अगर आप लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और फिर आपके बराबर में खड़ा हुआ चीफ मिनिस्टर अगर उत्तर प्रदेश दे भैये, बिहार दे भैये, दिल्ली दे भैये की बात करने लगता है, तो ना प्रियंका वाड्रा को उस पर गुस्सा आया बल्कि वो तो और उछल-उछल करके तालियाँ बजा रही थी, हँस रही थी उनके इस बात पर। और ना ही एक राज्य का चीफ मिनिस्टर उसकी क्या ज़िम्मेदारी होती है। भाई क्या आप पंजाब की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं बिना उत्तर प्रदेश की, बिना दिल्ली के, बिना बिहार के लोगों की मदद के? क्योंकि वहाँ हर सेक्टर में इन तीनों राज्यों के लाखों लोग काम करते हैं। वो चाहे खेती-बाड़ी हो, चाहे दुकानें हों, चाहे घर हों, चाहे रियल एस्टेट हो, यहाँ तक कि सड़कें, रेलवे लाइन भी अगर बिछ रही हैं या दूसरे काम भी हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कामगारों की ज़रूरत पड़ती है। वो आप कहाँ से लेकर के आएँगे? क्योंकि आपकी स्टेट के तो मोस्टली जो युवा हैं, वो या तो कनाडा चले गए हैं या यूएस चले गए हैं या यूके में चले गए, यूनाइटेड किंगडम में चले गए हैं, दूसरे देशों में चले गए हैं। आपके यहाँ काम करने वाले लोग हैं नहीं, काम करने वाले ये लोग हैं जिनके बारे में आप आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। इनको इस बयानबाज़ी का उत्तर प्रदेश में कितना नुकसान होगा या बिहार में, हालाँकि इन दोनों ही राज्यों में कुछ अब बचा नहीं है कांग्रेस के पल्ले में। इसी तरीके से भले ही दिल्ली में लगातार 15 साल इनकी सरकार रही, लेकिन आज वहाँ भी ये तीसरे नंबर का दल होकर के रह गई हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बिना सोचे-विचारे, बिना तैयारी के कि किस क्षेत्र में जाकर के कौन-सी बातें करनी है, ये कह देते हैं, फँस जाते हैं और उसके बाद सफाई देना शुरू करते हैं। यही हाल हो गया है अब इनका। जी। सर ऐसा नहीं लगता कि चन्नी जी बहुत हैप्पी हैप्पी मूड में रहते हैं? मेजॉरिटी टाइम उनका हैप्पी वाला मूड उतरता ही नहीं है। आई मीन दिस इज़ वेरी क्योंकि जो उनका बॉडी लैंग्वेज है अगर आप नोटिस करें उस वीडियो का, उस बॉडी लैंग्वेज में भी ये लग रहा है कि वो रात को पूरा पूरा टाइट हुए हुए थे, सुबह भी फुल ऑन टाइट होके ही आए हैं। अ, एक तो चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँ? कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और जिनको हाल ही में बहुत गलत तरीके से कुर्सी से उतारा गया, जिनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उन्होंने इनके बारे में टिप्पणी की है और चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में हम आप सब जानते हैं, कुछ तस्वीरें उनकी ऐसी आई हैं, जिनसे उनके जो चरित्र पर भी सवाल खड़े हुए हैं कि वो किस तरह की गुस्ताखियाँ करते हुए दिखाई दिए चित्रों में। दूसरे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ठीक है, कैबिनेट मंत्री थे, मेरे साथ थे। मंत्री तक तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री का मटेरियल तो नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व को उनमें कोई संभावना दिखाई दी होगी, बल्कि पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू में संभावना दिखाई दे रही थी। फिर अचानक से नवजोत सिंह सिद्धू उनके लिए इर्रेलेवेंट हो गए। उनको लगा कि नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू तो कभी भी हैकड़ी दिखा सकते हैं, हमें आँखें दिखा सकते हैं और वो सिचुएशन ना आ जाए, हमारी बिल्ली हमें मियाऊ। और वो करना शुरू भी कर दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहना भी शुरू कर दिया था कि अगर मुझे पूरी पावर नहीं दी गई, अगर मुझे फैसले लेने का की छूट नहीं दी गई, तो मैं ईंट से ईंट बजा दूँगा। एक और बयान उनका आ गया था कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा पंजाब का, ये पंजाब की जनता तय करेगी, दिल्ली तय नहीं करेगी।
उनके जो एडवाइज़र नियुक्त हुए थे, उन्होंने किस-किस तरह के बयान इंदिरा गांधी से लेकर के जम्मू कश्मीर और दूसरी तरीके के देने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा जब चन्नी ने अपनी सरकार का गठन किया था, तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऐसे 4 मंत्री जिनको सिद्धू नहीं चाहते थे, उनको भी जब दोबारा से शपथ दिला दी नई सरकार में, डीजीपी जब उन्होंने अपने हिसाब से तय किया, महाधिवक्ता जब अपने हिसाब से तय किया, तो सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया और प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, केवल 70-72 दिन के भीतर दे दिया। तो ये 10 जनपद का एक तरीके से बड़ा अपमान था और उसके चलते इनके कान खड़े हुए, इनको लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना तो आगे के लिए अब चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा घोषित किया जाए और ना ही उनको पावर दी जाए। आज की हालत में तारीख में देख लीजिए, आज चुनाव प्रचार हालाँकि खत्म हो गया वहाँ के लिए और 20 तारीख को मतदान होना है, पर नवजोत सिंह सिद्धू केवल अमृतसर ईस्ट की सीट तक सीमित होकर रह गए, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। स्टार प्रचारक की सूची में ज़रूर थे पंजाब की वो, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन कहीं नहीं गए, केवल चीफ मिनिस्टर ही गए या राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा गए हैं। तो कांग्रेस की जो समस्याएँ हैं, वो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। वहाँ भी यही हाल है और बाकी राज्यों का तो आप देख लीजिए 10 मार्च को जब रिजल्ट आएँगे इन 5 राज्यों के, उसके बाद एक बार फिर वही हालत दिखाई देगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन सब की लीडरशिप पर बड़े सवाल खड़े होने वाले हैं और बगावत अगर फिर से हो तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। जी। सर एक चीज़ मैं चाहूँगी आप थोड़ी-सी रोशनी डालें क्योंकि यूपी के भैया वाला जो जाइब है और इस तरीके की बातें दिस नॉट द फर्स्ट टाइम दबी आवाज़ में होता रहा है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि चीफ मिनिस्टर आके बोल रहा है और डेरोगेटरी वे में बोल रहा है और उसपे प्रियंका गांधी तालियाँ बजा रही है और हँस रही है। द थिंग इज़ दैट कि यूपी और बिहार के लोगों का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाब की इकोनॉमी में। आप वो ग्रीन रेवोल्यूशन से उठा के चाहे अभी तक का देख लीजिए, जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा रहा है, तो उनकी इकोनॉमी अगर हम बोले स्टेट इकोनॉमी में सो दे हैव अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन। ये एक्चुअल में क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है। खाली हम उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली की बात क्यों करें हम? अलग-अलग जितने भी हमारे राज्य हैं, उनमें उन्हीं राज्यों के अफ़सर लगें, उन्हीं के कर्मचारी हों, उन्हीं के नागरिक वहाँ अ, कंट्रीब्यूट करते रहें। इंडिपेंडेंटली कोई स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग विशेषज्ञों की जो आपके कामगार होते हैं, उनकी आपको ज़रूरत पड़ती ही है। सारा कुछ आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने घर में भी अगर आपको किसी को रखना होता है सेवक के रूप में, तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के ज़िले का हो, आप ही के शहर का हो या आप ही के प्रदेश का हो, वो भी दूसरे प्रदेश से हो सकता है। और ये देश जो है, ये सबका है। इसी तरह की चिरकुटाई जो है, वो हमें मुंबई में भी एक बार देखने को मिली थी। जब वहाँ पर बिहार के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो रिक्शा चालक थे, जो ऑटो चालक थे, उनके साथ अभद्रता, उनके साथ मारपीट और उनको भी भैये कह कर के या इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ करके अपमानित करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद क्या हुआ? धीरे-धीरे मुंबई में, महाराष्ट्र में, अलग-अलग शहरों में इतनी बड़ी संख्या में ये लोग काम करने के लिए पहुँचने लगे परिवारों के साथ, कि अब वो भी वहाँ के वोटर हैं और एक ताकत हैं। इसी तरीके से पंजाब में भी आप लुधियाना ले लीजिए, जालंधर ले लीजिए, अमृतसर ले लीजिए, होशियारपुर, पठानकोट, नीचे भटिंडा, संगरूर, तमाम जिलों में आपको अलग-अलग जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी और जो कृषि होती है, जो बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं उनमें भी, दुकानों में, घरों में, दूसरी जगहों पर, कंपनियों में, छोटी-छोटी फैक्ट्रियों में, बाज़ारों में आपको वो मिल जाएँगे, हर जगह मिल जाएँगे। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब की इकोनॉमी में या पंजाब के उद्योग धंधों में या एग्रीकल्चर में, वो कोई कम थोड़ा है। उनके बिना तो आप एक कदम नहीं रख सकते आज की तारीख में। पर ये मैं यही
समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये नासमझी की बात है। अब बाद में चीफ मिनिस्टर को सफाई देनी पड़ी कैमरे पर आकर के कि नहीं-नहीं हमारा इशारा तो अरविंद केजरीवाल की तरफ था, वो बाहर से आकर के यहाँ जनादेश लेकर के राज करने के सपने देख रहे हैं, तो हमने इसलिए उनको कहा था। तो अरविंद केजरीवाल भी बेसिकली ना तो उत्तर प्रदेश के हैं, ना दिल्ली के हैं, ना बिहार के हैं। अरविंद केजरीवाल तो हरियाणा के भिवानी के एक चर उससे कस्बे से आते हैं और मुख्यमंत्री बन गए आकर के दिल्ली के। तो आपने हरियाणा का नाम तो लिया नहीं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वो भी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी बुरी तरीके से फँसे और फिर सफाई देनी पड़ी क्योंकि उनको इस बात का अंदाज़ा है कि इसकी चोट ना केवल पंजाब में उनको लग सकती है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जहाँ अभी केवल 2 दौर के मतदान हुए हैं और 5 दौर के मतदान बाकी हैं और आगे को कभी बिहार में जब चुनाव होंगे तो वहाँ भी उनको लेने के देने पड़ेंगे। और दिल्ली में तो खैर उनकी हालत खस्ता है ही। सर इसका रिएक्शन भी आया है क्योंकि बात इतनी बड़ी थी तो योगी जी का इसका रिएक्शन भी आया है कि ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है और बहुत ट्विस्टेड वे में जो बोलते हैं ना उन्होंने बड़े गुस्से वाले उसमें रिपोर्टर को देख के कहा ऐसे तो ये कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है तो दैट शोज और प्रियंका गांधी खुद सर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो बहू से बेटी बेटी से बहू कब कौन से स्टेट में क्या बन जाएंगी कभी क्रॉस पहन लेती हैं कभी इस्लाम का वो जो इनका होता है हिजाब स्टाइल में कुछ वो ड्रेस कर लेती हैं। ये जो वाड्रा लगा हुआ है रॉबर्ट के साथ, ये वाड्रा नहीं है, वडेरा है और वडेरा कहते हैं बर्तन के व्यापारियों को और इनका बर्तन का कारोबार था मुरादाबाद में, इनकी फैमिली का। बाद में ये उस पर शिफ्ट कर गए, जो हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी के और दूसरे कारोबार में ये लग गए। लेकिन ये समय के साथ-साथ शिफ्ट हुए। बाद में शुरू में तो सबको पता था कि मुरादाबाद में इनके छोटे-मोटे कारोबार थे, कोई बहुत बड़े व्यापारी भी नहीं थे, आयातक-निर्यातक भी नहीं थे। लेकिन अब बड़े हो गए हैं क्योंकि 10 जनपद के दामाद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं, तो इसलिए अब शिमला के पास भी एक बड़ा आलीशान घर बनाया है। आपके गुरुग्राम में ज़मीनें हैं, राजस्थान के अलवर में ज़मीनें हैं, जिनकी जाँच-पड़ताल चल रही है, ईडी कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। ईडी के दफ्तरों के चक्कर काटते हुए भी हमने प्रियंका गांधी के पति को देखा है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि इट शोज़ कि ना राहुल गांधी को कोई पॉलिटिक्स की एबीसीडी समझ में आती है और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा को आती है। बड़े दावे किए जाते थे कि एक चुनाव तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी खूबसूरती पर ही जीत जाएँगी। तो क्या हुआ उसका? आजकल लोग इतने बेवकूफ़ नहीं रह गए हैं। वो ये देखते हैं कि आपके पास विज़न है या नहीं है, कोई कार्यक्रम है या नहीं है, नीति है या नहीं है, दिमाग है या नहीं है, नेतृत्व की क्षमता है या नहीं, सबको साथ लेने का कोई मादा है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप अलग-अलग प्रदेशों में जाकर के अलग-अलग तरह के बयान दें। उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं कि ये परिवार मुरादाबाद का है, उत्तर प्रदेश का है, तो आप उत्तर प्रदेश की बहू हुई या फिर पंजाब की हुई और पंजाब की अगर आप दावा कर रही हैं कि मैं पंजाब की बहू हूँ, तो आपको खुल कर के बताना चाहिए था कि आप किस तरीके से बहू हैं पंजाब की। इसी तरह उनके मुख्यमंत्री ने भी कह दिया जी ये पंजाब की बहू हैं। तो आप बताओ ना पब्लिक को, कन्विंस करो ना पब्लिक को। अभी तक तो पब्लिक के दिमाग में यही था कि भई आपका जो ससुराल पक्ष है वो मुरादाबाद से है, उत्तर प्रदेश से है, तो अचानक पंजाब से कैसे हो गई? तो ये चंद वोटों के लिए या लोगों को भावनात्मक रूप से अपने साथ जोड़ने के लिए अगर आप इस तरह के दावे-दुक्कड़ करते हैं तो उनका कोई अर्थ बचता नहीं है, कोई मतलब रहता नहीं है, बल्कि आप उल्टे हँसी के पात्र बन जाते हैं। जी। सर एक इसमें एंगल और है जो कि कोई इसको कवर नहीं कर रहा है, वो ये है कि ये ना सिर्फ कांग्रेस का ट्रू फेस दिखाता है, बट ये दिखा रहा है कि ये रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेन पावर।
रीजनलिज्म मतलब ब्रेक इंडिया फोर्स। इसके कल को आप, जैसे कि अभी न्यूज में आपने कल सुना ही होगा, कुमार विश्वास जी का आया था कि वो खालिस्तान तक बनाने को तैयार है जस्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आई मीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ खालिस्तान ऑफ अ कंट्री। तो ये कांग्रेस का ये जो इस तरीके की बयानबाजियां हैं या जिस तरीके से वो रीजनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये उसी डायरेक्शन में एक दिस इज अनदर स्टेप इन द सेम डायरेक्शन? कुमार विश्वास ने तो अरविंद केजरीवाल के बारे में ये टिप्पणी की है, कांग्रेस के बारे में नहीं की है। और अरविंद केजरीवाल से चूंकि उनकी निकटता थी, उन्होंने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, अन्ना आंदोलन के गर्भ से निकले थे ये सारे लोग, और उसके बाद इन्होंने पार्टी का गठन करके और उसको आगे बढ़ाया था। बाद में तमाम तरह के मतभेद हुए और योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इसके अलावा भी ब्रिगेडियर रामदास, इसके बाद फिर आशुतोष, कुमार विश्वास, आशीष खेतान, ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, निखिल, के जो अलग हो गए अरविंद केजरीवाल से। और बाद में एक हमारे मित्र हैं जो आजकल शिकागो में हैं, मुनीश रायजादा, उन्होंने एक, वो भी उनके सहयोगी थे, और जो उम, आपका विदेशों से जो फंडिंग होती थी उस समय आम आदमी पार्टी के लिए, उसमें भी उन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बहुत बड़ी, लंबी चौड़ी और गहराई से बनाई थी। उसमें कुमार विश्वास के और कुछ दूसरे अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगियों के इंटरव्यू थे। उनमें इन्होंने खुलासे किए थे कि ये एक्चुअल में पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे 2017 में, अगर इनको जनादेश मिल जाता। तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चेताया था कि ये एक तो सीमाई प्रांत है, सूबा है, स्टेट है, दूसरे बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये सिखों का स्टेट है और वहाँ खालिस्तानी मूवमेंट भी किसी न किसी तरीके से एक वर्ग को प्रभावित करता रहा है। तो ऐसे में कोई नॉन सिख वहां जाकर के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करे, इसको पंजाब का सूबा बर्दाश्त नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे में अब कुमार विश्वास का कहना ये है कि साहब, उन्होंने तब ये कहा था कि या तो मैं सीएम बनूंगा या जो अलग देश बनेगा सिखों का, उसका पहला प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। कुछ इस तरह की दावे की जा रहे हैं और इस पर बवाल चल रहा है पिछले 2-3 दिन से। अब पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, उसमें कहा है कि अगर इस तरह की बात है, अगर अरविंद केजरीवाल अलगाववादियों की भाषा बोलते रहे हैं या उनको सहयोग करते रहे या उनका सहयोग लेते रहे हैं, तो इसकी जांच पड़ताल कराई जाए। तो ये तो है एक अलग मुद्दा। जो मूल सवाल आपने उठाया कांग्रेस पर, कि वो जो रीजनल वॉइसेस होती हैं या जो एस्पिरेशंस होती हैं, उनको एड्रेस करके ये लोग जो है बाँटने का काम करते हैं, तो ये तो पहले से ही कांग्रेस के माथे पे कलंक लगा हुआ है। इस देश का विभाजन किसकी वजह से हुआ था? नेहरू की इस जिद की वजह से हुआ था कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। उस समय गांधी जी चाहते थे कांग्रेस की जो 13 यूनिट थी प्रांतों की, वो चाहती थी कि सरदार पटेल जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बने। गांधी जी ने उसका वीटो करके जवाहरलाल नेहरू को बना दिया था और जिन्ना जो है वो अलग पाकिस्तान पर एडमेंट हो गए थे, क्योंकि उनको भी राष्ट्र प्रमुख का पद चाहिए था। तो विभाजन किसकी वजह से हुआ है? कांग्रेस की वजह से हुआ है। उसके बाद भी जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है भाषा के आधार पर, कुछ दूसरे मुद्दों के आधार पर, वो भी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही शुरू हो गया था और जो अभी तक जारी है। अलग-अलग प्रांत बँटे हैं और ये ऐसी कुछ रीजनल फोर्सेस का भी सहयोग लेते रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए, राज्यों में सरकार बनाने के लिए, जिनकी निष्ठा हमारे संविधान के प्रति, एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति संदिग्ध रही है। और जो केरल में इन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग का समर्थन लिया है। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो वो सभी प्रदेशों का दौरा कर रहे थे। वो मुंबई भी गए थे, वहाँ वो मातोश्री भी गए थे। इसको लेकर के सोनिया गांधी ने बड़ा इश्यू बना लिया था पार्टी के भीतर कि प्रणब मुखर्जी शिवसेना प्रमुख के पास क्यों गए समर्थन मांगने के लिए। तो आज कांग्रेस क्या कर रही है? आज उद्धव ठाकरे की सरकार को क्यों समर्थन दे रही है? उनकी सरकार में क्यों शामिल है? तो इनके सारे तौर तरीके अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे,
समीक्षा करेंगे तो आप पाएँगे कि ये तो डे 1 से शुरू से ही इन्हीं अंतर्विरोधों में और अ, बाँटो और राज करो की नीति पर चलते रहे हैं। वही ये यहाँ भी कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। जी। सर एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या फिर जो काफ़ी सूक्ष्मता से राजनीति का विश्लेषण करते हैं, वो यही कहते हैं कि केजरीवाल इज़ नथिंग बट प्लान बी ऑफ कांग्रेस। सो ऐसा लगता है कि इन लोगों क्योंकि आप कहीं पे भी देख लीजिए, वेस्ट बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, कहाँ जहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे स्टार्टिंग में या टुवर्ड्स जस्ट बिफोर द इलेक्शंस 24 आवर 36 आवर्स बिफोर द इलेक्शन कांग्रेस अपना पूरा का पूरा वोट बैंक इनको ट्रांसफर कर देती है, आई मीन सपोर्ट कर देती है सटली एंड साइलेंटली। तो ये दिखता है कि एक गठजोड़ के साथ इन लोगों का काम चल रहा है, तभी ये मैंने क्वेश्चन किया कि ये जो कुमार विश्वास वाला जो टॉपिक आया वो उसी की तरफ एक नया कदम है। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को पता नहीं है इनके बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, दे नो देम बेटर। काफ़ी सारे बड़े-बड़े दावे होते रहे हैं सोशल मीडिया पर, आई थिंक देयर इज़ नथिंग, स्मोक तो नहीं हो सकता बिना फायर के ना। सो देयर हैज़ टू बी सम ट्रुथ बिहाइंड इट। कांग्रेस तो आत्महत्या करती रही है। अब अरविंद केजरीवाल 2013 में जब उनकी 28 सीटें आई थी और पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ था, तो कांग्रेस के एमएलए ने उनको सपोर्ट किया था, तब उनकी सरकार बन पाई थी। और वो जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को समर्थन देने का फैसला था कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, वह आत्मघाती साबित हुआ। वो दिल्ली में खत्म हो गई बिल्कुल। इसी तरीके से अभी पश्चिम बंगाल का जो आप ज़िक्र कर रही हैं, तो वहाँ ममता बनर्जी की ही सरकार तीसरी बार बने और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आने पाए, इसके लिए राहुल गांधी ने केवल एक सभा की, वो भी नक्सलबाड़ी के इलाके में, और वो कहीं नहीं गए। इसी तरीके से वामपंथी भी बैकफुट पर चले गए, तो उन्होंने एक तरीके से ममता बनर्जी को वॉक ओवर दे दिया। बहुत सालों पहली बात है, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उस समय कांग्रेस ने मुलायम सिंह की सरकार को सपोर्ट किया था। राजीव गांधी उन दिनों कांग्रेस को लीड कर रहे थे। एक वो बड़ी गलती, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने एक बड़ी गलती की थी 96 में, जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया था और खुद 123 सीटों पर या 126 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, और बाकी सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी थी। यानी 420 में से, उस समय उत्तराखंड नहीं बना था, तो विधानसभा की 420 सीटें हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में। तो 420 में से आप ये समझ लीजिए कि करीब-करीब 300 सीटों पर कांग्रेस का ना झंडा था, ना डंडा था, ना कार्यकर्ता थे, ना कोई चुनाव लड़ रहा था। तो ये 2 घटनाएँ ऐसी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पूरी तरीके से सफाया कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। उनके जो कार्यकर्ता थे वो भी भाग गए, जो उनके चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थी या उम्मीदवार थे वो भी दूसरे दलों में चले गए। तो ये तो पहले से ही आत्मघात करते रहे हैं, अलग-अलग राज्यों में इनके जो तौर तरीके हैं चुनाव लड़ने के, वो पहले से ही जब स्थापित लीडरशिप थी, तब से यही हम देखते आ रहे हैं। और अब तो इनको समझ ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहाँ इनको फोकस करना है, किस रीजन में क्या-क्या बातें करनी है, कौन से मुद्दे उठाने हैं, बिल्कुल पता नहीं है। इसलिए कांग्रेस खत्म होती जा रही है। जी। सर एक आखिरी सवाल, ये लोग हमेशा यूपी के भैया, यहाँ के भैया, वहाँ के भैया ये लोग करते रहते हैं। क्या मैं ये बोलूँगी क्या पंजाबीज़ नहीं है अक्रॉस द कंट्री? अगर आप फैज़ाबाद जाएँ, अयोध्या जाएँ, वहाँ पर टर्बन पहने हुए, सिख पगड़ी पहने हुए लोग बिज़नेस कर रहे हैं। बट वहाँ पर इस तरीके के कमेंट्स नहीं आते हैं, ना लोकल से आते हैं, ना किसी भी टाइप के पॉलिटिशियन या लीडर से आते हैं। नहीं देखिए, सबसे अब मैं पूरे भारत की बात कर रही हूँ, आप साउथ इंडिया भी जाएँगे, वहाँ सबसे पे भी आपको सिख भाई भाई लोग मिलेंगे वहाँ पर भी, पंजाबीज़ मिलेंगे, नॉट ओनली सिख, पंजाबीज़ मिलेंगे, बट दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ नेवर मेट एनीवेयर एल्स। मैंने इसीलिए कहा है कि जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, उनको समझ कितनी है, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, अलग-अलग राज्यों के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में, ये एक बड़े सवाल है। आपने किसी योग्य आदमी को लीडर चुना है कि नहीं चुना है? अब सोशल मीडिया पर ही लोगों के कमेंट उठा के देख लीजिए। लोग पूछने लगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था?
गुरु गोविंद सिंह का जन्म तो पटना में हुआ था। तो आप गुरु गोविंद सिंह जी को भी भैये कहेंगे क्या? या अगर गुरु रविदास जयंती पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर दलित होने के नाते वाराणसी गए हैं जहां उनका जन्म हुआ था, तो आप गुरु रविदास को भी भैये कहेंगे क्या? तो ये समझ का और जानकारी का, ज्ञान का सवाल है। इन लोगों को पता ही नहीं है और जितने इनके गुरु हुए हैं वो पंजाब तक सीमित नहीं रहे हैं, वो देश भर में घूमे हैं। उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है, भाईचारे का पाठ पढ़ाया है। लेकिन अब अगर कोई नासमझी में इस तरह की बातें कर रहा है, तो वो अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है, किसी और का नुकसान नहीं कर रहा है। जी। सर, आप ऑल्टरनेट मीडिया पर आए, आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें शेयर की, जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे पहली बार आए हैं, बट दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम। अभी हम दोबारा जुड़ेंगे बहुत जल्दी फिर एक नए टॉपिक पर। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो जी। मच। जय हिंद, जय श्री राम।